आपकी स्ट्रैटेजी और टीचर्स की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का अंतर होता है और इसी के लिए कुछ स्टूडेंट्स अपने टारगेट को तो सेट करते हैं बट उस टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाते। सो इन्हीं सब चीजों के लिए हम लेकर आए हैं एक स्पेशल पॉडकास्ट जिसमें हम बात करेंगे निखिल सर से अबाउट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने आईएम जाने के सपने को कर सकते हैं साकार। और अगर आपने उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो आपकी बिफोर प्रिपरेशन एंड आफ्टर प्रिपरेशन में आ जाएगा एक 360 डिग्री का चेंज। तो आइए सुनते हैं बाय निखिल सर। सो निखिल सर, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पूछते हैं जब वो प्रिपेयर करते हैं आईपीएम के लिए, एंड आई थिंक फैकल्टीज आर द बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। Okay, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन of course. व्हिच इज एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि अगर मैं बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड मैं साथ में आईपी मैट की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो एक राइट वे क्या होना चाहिए, एक राइट रूट क्या होना चाहिए टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर आईपीएम एग्जामिनेशन। ओके, सो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज होनी चाहिए एक स्टूडेंट की, वो दैट इज़ कि सबसे पहले एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम पैटर्न को समझना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ उसे सिलेबस से गो थ्रू होना होगा कि उसका एक परफेक्ट सिलेबस क्या है, राइट। एंड सिलेबस के साथ उसे प्रीवियस ईयर को भी देखना चाहिए और ये सभी के साथ उसे स्टार्टिंग अगर वो करेगा तो इसे कहीं ना कहीं एक लेवल अप यहाँ पे अपने आप को वो पाएगा। सर, अभी भी आपने एग्जाम पैटर्न की बात की, तो हम्म। आप मुझे बता पाएंगे कि एग्जाम पैटर्न है क्या? मैंने सुना है कि आईपीएमएट इंदौर, रोहतक सबके एग्जाम पैटर्न कुछ डिफर करते हैं, तो आप मुझे करेक्ट एग्जाम पैटर्न बता पाएंगे? बिल्कुल, अपनी आपने बिल्कुल सही बात सुनी है। जैसे हम आईपीएम की बात करें तो हमारा जो इंदौर होता है और रोहतक होता है और हमारा जो जिपमैट होता है, राइट। अब मैं सभी आईपीएम की अगर मैं बात करूं तो हल्का हल्का सा चेंजेस हमें जरूर देखने को मिलता है, राइट। इंदौर में जैसे हमें शॉर्ट आंसर्स देने होते हैं, रोहतक हो गया जिसमें कि हमें ओनली एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सभी का थोड़ा थोड़ा एग्जाम पैटर्न जो है वो डिफर हमें देखने को मिलता है। सर, थोड़े थोड़े चेंजेस, मतलब स्टिल कंफ्यूज्ड, आई एम सो सॉरी। आई वांट टू नो द प्रॉपर पैटर्न। ओके, एक प्रॉपर पैटर्न क्या है? ठीक है। सो अपनी अगर हम देखें इंदौर से शुरू करते हैं, तो इंदौर की अगर मैं बात करूँ, जैसे हम नोटिफ़िकेशन में देखेंगे तो मैथमेटिक्स आता है हमारा एंड इसके बाद हमारा वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, ठीक? और मैथ्स में हमारे 45 क्वेश्चन्स आएँगे, वर्बल एबिलिटी में भी 45 क्वेश्चन, दैट इज़ वो होते हैं हमारे शॉर्ट आंसर्स प्लस एमसीक्यू। बट अगर मैं बात करूँ रोहतक की, ठीक है? तो रोहतक में 40, 40, 40 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स एंड हमारी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और इसमें पूरे क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो हमारा एमसीक्यू होता है। वहीं अगर मैं जिपमैट की बात करूं तो हमसे जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, 33 मैथ एंड एलआर एंड 34 फ्रॉम वर्बल एबिलिटी से। सो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सर अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ हम्म। तो आप मुझे बताइए कि मेरा एक डेली रूटीन कैसा होना चाहिए अगर मुझे इन सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करना है तो। ऑलराइट, सो अगर मैं अपनी डेली रूटीन की अगर मैं बात करूं, राइट। सो इफ यू आर इन 12th, सो आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो आपको डेली देना ही चाहिए, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं बोर्ड पे भी फोकस करना होगा। वहाँ के जो परसेंटेज हैं, वहाँ के जो हमारे मार्क्स हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हम उसे पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, तो बोर्ड को भी एंड आपको 3 to 4 आईपीएम को देना। सर, बोर्ड्स तो क्या बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंस रखते हैं व्हाइल गोइंग टू या आईएम्स? हमारे कुछ आईएम्स होते हैं जिसमें हमारे बोर्ड्स के जो परसेंट होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे जीडीपीआई और वैट में। सर, आपने बताया कि 3 से 4 घंटे देना इज आई थिंक इनफ पर डे के हिसाब से, बट सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं तो मुझे कंफ्यूजन है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए उन घंटों के हिसाब से। लाइक हाउ विल आई डिवाइड दीज आवर्स इनटू सब्जेक्ट्स? ऑलराइट, सो अपनी अगर हम यहाँ देखें तो 3 to 4 आवर्स मैं बात कर रहा हूँ ओनली फॉर जो बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं, राइट। सो 3 to 4 आवर्स में आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स में आपको मैथमेटिक्स एंड वर्बल एबिलिटी, ये दोनों सब्जेक्ट को डेली टाइम देना होगा। एंड आपको फिर चेक करना होगा कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कितनी स्ट्रांग है। इफ यू आर स्ट्रांग इन लॉजिकल रीजनिंग, सो आप एलआर के लिए अल्टरनेट भी जा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। इफ यू आर थिंकिंग कि आपकी एलआर थोड़ी सी वीक है, सो आप इसको डेली हाफ एन आवर समथिंग, एटलीस्ट हाफ एन आवर दे सकते हो। सर, जस्ट अ डाउट, आप एलआर फैकल्टी हैं एंड आप स्टिल कह रहे हैं कि एलआर को हम अल्टरनेट डे लेके जा सकते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जैसे अपनी अगर हम कंपेयर करें एलआर को मैथमेटिक्स से,
एलआर को वर्बल एबिलिटी से, राइट? सो मैथमेटिक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, राइट? जिसमें हम अर्थमेटिक भी यहाँ पे कवर करते हैं। अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ हमें कवर करने होते हैं, राइट? इसके साथ हमें हायर मैथमेटिक्स भी यहाँ पे कवर करनी होती है, राइट? और उनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बट एलआर को अगर मैं देखूँ ना, तो एलआर एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी भी चैप्टर को एक बार स्टडी करोगे एंड उसकी प्रैक्टिस करोगे फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, तो उतना ज़्यादा ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं होता एंड आपकी जो स्कोरिंग होती है, कहीं न कहीं वो एक स्कोर बूस्टर का काम करता है एलआर, इसलिए। सर अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि आईआईएम इंदौर ने अपनी डेट्स लॉन्च कर दी है फॉर आईपीमैट इंदौर एग्जामिनेशन, और मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने टाइम से पहले ये चीज निकाल दी है, बल्कि हर बार ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो अब सिर्फ 5 महीने बाकी रह गए हैं, तो हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? अगर मैंने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो अब मैं आगे इसे कैसे लेके जा सकती हूँ जस्ट 5 मंथ्स? ऑलराइट, सो अपनी जैसे हम देखें, बिल्कुल हमारी जो लास्ट टाइम जो हमारा इंदौर जो हुआ था दैट इज जून में, बट इस बार हमारा 23 मई को होने वाला है। सो अभी अगर मैं बोलूँ, किसी भी स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना चाहिए, दैट इज 2 ब्रह्मास्त्र मैं बताऊंगा। एक होती है हमारा रिवीजन। एक स्टूडेंट को अपना रिवीजन जो भी सिलेबस उसने कंप्लीट किया है, अगर वो उसका कंप्लीट है तो रिवीजन आपकी रूटीन में होना चाहिए एंड मॉक टेस्ट एंड उसका एनालिसिस, ये 2 चीज़ तो वो लेके चले अपने रूटीन में। ओके सर, मतलब रिवीजन एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस। अभी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं रिविजन्स पे, तो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डाउट है कि रिवीजन को स्टार्ट कैसे करें, या रेगुलर रिवीजन जरूरी भी है या नहीं। तो आपका इस पे क्या थॉट है? देखो, रिवीजन इसलिए रिवीजन ज़रूरी होता है अपनी, बिकॉज़ अगर आपने पढ़ बहुत सारा लिया है, राइट? इतना ज़्यादा वास्ट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, बट इतनी सारी चीज़ आपके माइंड में स्टोर रहे वन टाइम स्टडी के बाद, इट इज़ नॉट पॉसिबल आई थिंक, राइट? सो रिवीजन इसलिए मैं बोलूँगा कि मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से 50% भी नहीं हुई है। सर अब रिवीजन की बात तो आई गेस सभी लोग करते हैं कि रिवीजन करो, पर एज अ स्टूडेंट ये डाउट मुझे भी होगा कि एक सही तरीका क्या है रिवीजन करने का, क्योंकि लास्ट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं, एंड बहुत सारे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते हैं। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? लाइक आपके हिसाब से क्या ज्यादा सही है? मैं लास्ट मोमेंट पे जाके सारा रिवीजन एक साथ करूं, या फिर हुँ। मैं पर डे के बेसिस पे रिवीजन करूं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है, मतलब अपनी आपने एक पॉइंट जो कि मैंने इतनी सालों में मैंने ये देखा हुआ है, लिटरली दैट्स अ गुड पॉइंट। और आई थिंक हर स्टूडेंट के माइंड में वो चीज़ होती है, राइट? जैसे कि मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट अपने माइंड में सोचता है कि सबसे पहले हमें एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, राइट? दैट इज टोटली आई थिंक रॉन्ग, है ना? आपको जो रिवीजन है वो एंड में नहीं करना, राइट? आपको रिवीजन कैसे करना है, जैसे कि लेट्स से दैट आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैथमेटिक्स की बात कर लें, परसेंटेज, एंड आपने अगर इसकी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपने इसकी प्रैक्टिस डन कर ली है, तो जैसे ही आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो सेकंड स्टार्ट करने के पहले आप फर्स्ट वाले का रिवीजन करोगे, ओके। ठीक है? हाँ, एक चीज़ और, इसमें आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प ले सकते हो, राइट? शॉर्ट नोट्स आप टॉपिक वाइज़ बनाओगे सो दैट आपको उतना पूरा जो लेंथी डिटेल में आपने लिखा हुआ है, दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि पूरा आप हर टाइम रिवाइज़ करो, राइट? सो वो शॉर्ट नोट्स की आप हेल्प ले सकते हो। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप मंथ में 2 टाइम्स रिवीजन का लेके चलो, या फिर डिपेंड करता है, एक्चुअली स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी भी करता है कि आपका क्या लेवल है। तो आप वीकली रिवाइज भी प्रेफर कर सकते हो, या आप मंथ में 2 टाइम्स भी प्रेफर कर सकते हो। सर आपने पहले क्वेश्चन में कहा था कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत जरूरी हैं, तो क्या रिवीजन में वो भी आते हैं? रिवीजन के पहले अगर मैं बोलूँ, तो स्टार्टिंग में हमें गो थ्रू होना है प्रीवियस ईयर पेपर से। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ से हमें अपनी ये पता चलता है कि जो हमारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिस भी टॉपिक से, उनका लेवल क्या है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम ईयर बाइज़ ईयर प्रीवियस ईयर को देखते हैं, तो हमें एक पैटर्न की समझ आती है कि इस टाइम पे इसका लेवल हाई था, फिर इसका लेवल लो हुआ, या एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक प्रॉपर एनालिसिस पता चलता है। दूसरा, हमें उस एग्ज़ाम के बारे में समझ होती है, राइट? वैसे तो हमारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही वास्ट हैं। हम जितना पढ़ें उतना कम है, राइट? बट हमें अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो हमें एग्ज़ाम को समझना होगा। थैंक यू सो मच निखिल सर, बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिल रही है स्टूडेंट्स को आपके थ्रू।
एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक आइडियल नंबर क्या होना चाहिए, मतलब अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कितने सालों क्या कितने नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए आपके हिसाब ठीक से? है। सो जैसा मैं आपको बता दूँ, आईपीएम हमारा बहुत ज़्यादा पहले स्टार्ट हुआ प्रोग्राम नहीं है, जस्ट 2-4 साल ही हुए हैं। तो उसमें से भी कुछ ऐसे रोहतक है जिसने अभी रिलीज़ नहीं किए हैं कुछ पेपर्स, कुछ रिलीज़ किए हुए हैं। सो मैं ये बोलूँगा अपनी, वैसे तो जितनी भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, आपको सभी देखना चाहिए, एक भी स्किप नहीं करना चाहिए। सो ऑल, आई थिंक ऑल आपको कवर करना चाहिए। और पहले स्टार्टिंग में जैसा हमने हमारी बात हुई थी कि स्टार्टिंग में आप एनालिसिस करोगे, लेवल देखोगे, एंड इसके बाद एज़ अ टेस्ट भी आपको देना है। एज़ अ मॉक टेस्ट जब हम देते हैं ना, तो वैसा ही आपको प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। सर अब हम बात करते हैं दूसरे ब्रह्मास्त्र के बारे में जो आपने भी कहा था, दैट इज मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। मैंने देखा है बहुत सारी फैकल्टीज को बोलते हुए कि मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो मॉक टेस्ट ऐसा क्या इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है स्टूडेंट? अपनी एक्चुअली मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है, राइट? सपोज़ आपने ऑल सिलेबस डन कर लिया, राइट? बट आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, राइट? तो मॉक टेस्ट में आपको आपका टाइम मैनेजमेंट पता चलता है, राइट? ये भी ज़रूरी होता है कि आप वो पर्टिकुलर चैप्टर का वो पर्टिकुलर क्वेश्चन उस टाइम फ्रेम में आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? वो स्पीड को आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं? आप वो ऑनलाइन जो हमारा स्ट्रक्चर है, उससे फ़ैमिलियर हो कि नहीं हो, राइट? जैसे हमारा माउस हो गया, हमारा पीसी जो हो गया, उससे आप फ़ैमिलियर हो कि नहीं हो, काफी एंड सारे द ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इससे फेमिलियर नहीं होते हैं, yes। हाँ, एग्ज़ैक्टली। Right। कई सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे ये डिजिटल ज़माने से फ़ैमिलियर नहीं होते हैं, राइट? एंड अगर हम बात करें एक मेजर पॉइंट की, जो हमारा मॉक टेस्ट प्ले करता है, दैट इज़ कि आपका टाइम के साथ मैनेजमेंट एंड ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन के साथ हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को मैनेज कर पाना। सो मॉक टेस्ट ही आपको अल्टीमेटली, अगर मैं आपको बताऊँ और डिटेल में बताऊँ, सो आगे की जो प्रिपरेशन होती है, बच्चे पूछते हैं कि सर हमने ये डन कर लिया है, हमारा ये चैप्टर डन है, अब क्या करना है? जो एक क्वेश्चन होता है ना, जो एक स्टूडेंट हर किसी से इतनी सारी जगह पूछता है, जो मैंने देखा हुआ है, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर कौन देगा? दैट इज़ मॉक टेस्ट। अब आपका अगला पॉइंट क्या है? आपको किस कमी पे वर्क करना है? दैट इज़ मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट की बात तो हमने कर ली, एडवांटेजेस सारे ही बता दिए आपने, पर एनालिसिस कैसे करें? मतलब अगर मैं मॉक दे रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे एनालाइज करूंगी कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ मेरे प्लस पॉइंट्स हैं और कौन से टॉपिक्स पे मुझे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? राइट। सो अपनी पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, हम्म। राइट? आप ये ट्राई करो कि जो भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे रोहतक का जो टाइमिंग है या इंदौर की जो टाइमिंग है, आप उसी टाइम पे मॉक दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप मॉक देते हो तो अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, तो ये समझना कि आपने मॉक दिया ही नहीं है। आपकी मॉक की जो टेस्ट दिया हुआ है, उसकी इम्पोर्टेंस खत्म है। तो उसका एनालिसिस ज़रूर करना है आपको, ठीक है? बिकॉज़ एनालिसिस जब आप करोगे, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन्स में आपकी स्पीड कम है, आपको स्पीड पे भी वर्क करना होगा। जिस क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है, जिस भी चैप्टर का आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, उसका रिवीजन आपको करना होगा, राइट? तो एक ओवरऑल अगर हम हमारे वीक पॉइंट देखें, जो हमारे इम्प्रूवमेंट वाले जो पॉइंट होते हैं ना, वो हमें मॉक टेस्ट ही बताता है और उसका एनालिसिस बताता है। हाँ। इट वाज अ ग्रेट टाइम मीटिंग विद यू सर। आई होप सारे स्टूडेंट्स के डाउट काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो एक लास्ट प्रो टिप दे दीजिए सारे ही उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आईपीएमएट एग्जामिनेशन। जिस मैंने अभी अपनी आपको बताया था, अभी एट दिस स्टेज अगर मैं बोलूँ, तो आपको रिवीजन एंड मॉक टेस्ट इस पे फोकस करना एंड अपना 100% दो। जो भी यहाँ पे आप आईपीएम के बारे में यहाँ पे लिखने वाले हो इस 2024 के लिए, राइट? सो अपना 100% दो और अपना जो भी गोल सेट आपने किया है उस पे बिलीव करो और आपका बर्निंग डिजायर होना चाहिए इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। एंड ऑल द बेस्ट to all my students.